नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आशीष कुमार आपका शिक्षा का एक कदम की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हम लोगों ने एक क्लास का आयोजन किया है जिसमें मैं आपको मनोविज्ञान पढ़ाऊंगा और ये पूरी मनोविज्ञान एक थ्योरेटिकल होगी जिसमें रीट के पाठ्यक्रम को उद्देश्य मान करके प्रारंभ की गई है। और सबसे पहला टॉपिक अपने होगा अधिगम। इस अधिगम के बारे में हम इसके अर्थ को समझेंगे, इसके गौण अर्थ को समझेंगे, इसकी विशेषताओं को समझेंगे और इसकी जो परिभाषाएं हैं उनको समझेंगे। ठीक है, तो इसका सबसे पहले अर्थ को समझते हैं। गौण अर्थ क्या होता है इसका? अधिगम का गौण अर्थ होता है, अधिगम का गौण अर्थ होता है सीखना। ठीक है, अधिगम का गौण अर्थ होता है सीखना। यह एक मानसिक प्रक्रिया होती है और मानसिक प्रक्रिया के साथ साथ यह उत्पाद और परिणाम भी होता है। अधिगम में उत्पाद और परिणाम को ज्ञान कहा जाता है। अधिगम में उत्पाद और परिणाम को ज्ञान कहा जाता है। इसकी दो अवधारणाएं चलती हैं। अधिगम की दो अवधारणाएं चलती हैं, एक तो भारतीय अवधारणा और दूसरी यूरोपियन अवधारणा। अवधारणाएं दो चलती हैं, एक तो है भारतीय अवधारणा और दूसरी है यूरोपियन अवधारणा। भारतीय अवधारणा में सीखना उसे कहते हैं केवल पढ़ने को। भारतीय अवधारणा में केवल और केवल पढ़ना ही सीखना कहलाता है। जैसे कि स्कूल में पढ़ा हुआ वो अधिगम के अंदर आएगा। और यूरोपियन अवधारणा के अंदर पढ़ने के साथ साथ अन्य क्रियाएं भी अधिगम के अंतर्गत आती हैं। अब अन्य क्रियाएं कौन कौन सी हैं? जैसे कि डांस सीखना, तैरना, खेल खेलना, ये सारी की सारी अन्य क्रियाएं कर। यूरोपियन अवधारणा में इन सारी क्रियाओं को अधिगम कहा जाता है। भारतीय अवधारणा, भारतीय अवधारणा में अधिगम केवल पढ़ने को कहा जाता है। पढ़ने को कहा जाता है। जैसे स्कूल में पढ़ा हुआ, जैसे स्कूल में पढ़ना, एक पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना। कोई भी पाठ्यक्रम है, कोई भी पाठ्यक्रम को पढ़ना। ये भारतीय अवधारणा के अंदर अधिगम कहलाएगा। जबकि यूरोपियन अवधारणा में ऐसा नहीं है। यूरोपियन अवधारणा में जो भी कुछ सीखता है आदमी, वो सारी की सारी अधिगम के अंतर्गत आता है। यूरोपियन यूरोपियन अवधारणा में जो भी व्यक्ति सीखता है, जो भी कुछ सीखता है, जैसे पढ़ना, तैरना, दौड़ना, डांस करना,
नाचना आदि, ये सभी के सभी अधिगम के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में आता है अधिगम का अर्थ। अगला बिंदु होता है अधिगम का अर्थ। पहले जो बताया वो गौण अर्थ था, जो कि होता है सीखना, जबकि यह है अधिगम का अर्थ व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन। व्यक्ति हर रोज कोई न कोई काम करता है और उस काम से उसे अनुभव की प्राप्ति होती है। ये अनुभव व्यक्ति के अंदर जो व्यवहार में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है, उसे ही अपन अधिगम कहते हैं। यह अधिगम का अर्थ हो जाता है। उसके बाद में आती है अधिगम। मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम को एक मानसिक प्रक्रिया माना है और इसे कई परिभाषाओं में विभाजित किया गया है। उसमें पहले मनोवैज्ञानिक हैं शॉर्टन, नॉर्थ, स्ट्रेंज और चैपमैन। ये जो वैज्ञानिक हैं ये अधिगम की परिभाषा है अलग बताते हैं। ये क्या बताते हैं कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुभूति एवं अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन आता है, व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन आता है। ये जो मनोवैज्ञानिक हैं ये सीखना बोलते हैं अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को सीखना मानते हैं। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन होता है यानी कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, अनुभव एवं अनुभूति से जो भी व्यवहार में परिवर्तन आएगा वो अपने अधिगम कहलाएगा। अब ये जो शब्द है अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ये क्या होता है? ये होता है कि भाई वह परिवर्तन जो खास समय के लिए, वह परिवर्तन जो खास समय के लिए स्थायी होता है, लेकिन वो खास समय निश्चित नहीं होता है। ये चाहे एक दिन के लिए हो सकता है, चाहे एक महीने के लिए हो सकता है, चाहे एक साल के लिए हो सकता है। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन वह परिवर्तन जो एक खास समय के लिए, जो खास समय के लिए स्थायी होता है, कुछ खास समय के लिए। अब ये खास समय निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। ये समय चाहे एक दिन के लिए हो सकता है, चाहे एक महीने के लिए हो सकता है, या फिर एक साल के लिए, कितना भी हो सकता है, निश्चित नहीं होगा। चाहे एक दिन के लिए या एक माह। ठीक है। उसके बाद में इसका उदाहरण देखते हैं। स्थायी अपेक्षाकृत स्थायी कैसे रहेगा?
कि जैसे कोई एक बालक है, उसको आपने टाइप करा है, कोई बालक टाइप करना सीखता है, कोई बालक है वो टाइप करना सीखता है, तो जब तक उसके अभ्यास में अगर वो टाइपिंग रही, जब तक तो वो स्थायी रहेगा। और जैसे ही यदि वह टाइम देता है 2 महीने 3 महीने, तो वह भूल जाएगा, वो उसके अस्थायी परिवर्तन आ जाएगा, यानी कि वह स्थायी नहीं रहता है। दूसरा परिभाषा बताते हैं मॉर्गन किंग, मॉर्गन किंग विल्ज और स्कोपलर। मॉर्गन किंग विल्ज और स्कोपनर ये बोलता है कि अभ्यास और अनुभूति के परिणाम स्वरूप, अभ्यास और अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। क्या कहा? कि अभ्यास और अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अभ्यास एवं अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। परिवर्तन अधिगम होता है, अधिगम होता है। ये बात इन लोगों ने कही है। इसमें 2 शब्द आते हैं, एक तो अभ्यास आता है और एक आता है अनुभूति। एक तो है अभ्यास और दूसरा है अनुभूति, ये 2 शब्द आते हैं। अब अभ्यास क्या होता है, अनुभूति क्या होती है, ये अपन देखते हैं। पहला होता है अभ्यास। ठीक है, अभ्यास का तात्पर्य होता है कि किसी प्रशिक्षण से, अभ्यास का तात्पर्य होता है किसी प्रशिक्षण से, तो जिससे व्यक्ति अपनी क्रियाओं को बार बार दोहराकर अपने अधिगम में सुधार करता है। यानी कि अभ्यास होगा, अभ्यास से तात्पर्य होगा कि किसी प्रशिक्षण से होता है अभ्यास का तात्पर्य, और वह व्यक्ति उससे बार बार क्रियाओं को दोहरा करके उन्हें सफल बनाता है। जैसे कि एक कोई छोटा बालक है, वो वर्णमाला लिखना सीख रहा है, लिखना सीखता है। ठीक है, वह लिखता है, कुछ गलतियां करता है, और गलतियां करने के बाद में गलतियां करता है, और गलतियों के बाद में मिटाने के बाद पुनः लिखता है, फिर गलतियां करता है, फिर लिखता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो वर्णमाला को सही रूप से लिखता है, तो उसका वो अभ्यास स्थायी परिवर्तन की ओर दर्शाएगा। उसके बाद में आता है अनुभूति। क्या होती है? दूसरी चीज है अनुभूति। इसको हम उदाहरण से समझें तो ज़्यादा समझ में आएगा। अनुभूति का मतलब होता है एक्सपीरियंस। ठीक है, और एक्सपीरियंस के लिए अब उदाहरण देखेंगे कि एक भाई छोटा सा बालक है, ठीक है, उसके सामने एक गरम स्टोव रखी हुई है,
गर्म स्टोव रखी हुई है और वह बालक चल करके उसके ऊपर हाथ रख देता है और हाथ रखने के बाद में वह बालक उस स्टोव से जल जाएगा, तो वह तुरंत अपना हाथ पीछे की ओर खींच लेगा और बाद में वह बालक स्टोव के पास नहीं जाता है। यानी कि उसने एक बार में ही ये सब कुछ सीख लिया कि भाई अगर वो स्टोव के पास जाएगा तो जल जाएगा। ये उसकी अनुभूति हो गई, एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है। और तीसरी परिभाषा में ये होता है, रिली और लेविन्स कहते हैं, रिली लेविन्स ये बताते हैं कि भाई व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन, व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन अधिगम कहलाता है, सीखना कहलाता है। अधिगम सीखना कहलाता है। ठीक है, इतना है। उसके बाद में आती हैं अधिगम की विशेषताएं। ठीक है, उसके बाद में आती हैं अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताओं में पहली विशेषता देखते हैं तो अधिगम सतत होता है। अधिगम पहली विशेषता देखते हैं तो अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, अर्थात अधिगम लगातार चलता रहेगा। किसी परिस्थिति में कम होगा तो किसी परिस्थिति में ज़्यादा होगा। अधिगम रुकेगा नहीं, लगातार चलता रहेगा। कहीं ज़्यादा तो कहीं कम। रास्ते में चलेंगे तो अधिगम कम होगा, लेकिन किसी स्कूल में या महाविद्यालय के पास से निकलेंगे तो अधिगम ज़्यादा होगा। अगर स्कूल में गए पढ़ेंगे तो अधिगम ज़्यादा होगा, किसी कोचिंग में गए तो पढ़ेंगे तो अधिगम ज़्यादा होगा, रास्ते में चल रहे हैं तो अधिगम कम होगा, लेकिन होगा ज़रूर। अधिगम सतत प्रक्रिया है, ये लगातार चलती रहती है, चाहे कहीं कम हो चाहे कहीं ज़्यादा हो। दूसरी अब देखते हैं कि अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अर्थात अधिगम केवल मनुष्यों का ही गुण नहीं है, अपितु इसे पशु पक्षी जीव जंतु सारे करते हैं। अधिगम केवल मनुष्य नहीं करता, पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे अधिगम करते रहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि भाई अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया सभी लोग करते हैं। तीसरी विशेषता आती है अधिगम योग्यता को अर्जन। अधिगम योग्यताओं का अर्जन होता है। ठीक है, अधिगम से किसी भी प्रकार की योग्यताओं को अर्जित किया जा सकता है। चौथा आता है अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रक्रियाओं के अंदर होता है, लेकिन अधिगम की प्रकृति हमेशा सकारात्मक होती है, धनात्मक होती है। ये अपनी चौथी विशेषता है। अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों
होता है, लेकिन अधिगम की प्रकृति सदैव सकारात्मक होती है। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन करती है, यानी कि अच्छे गुणों का विकास करती है, उसे ही अधिगम कहा जाएगा। हालांकि सीखा तो गलत बात भी जाती है, जैसे कि गाली देना, लेकिन ये सारी चीज़ें अधिगम के अंतर्गत नहीं आती है। केवल और केवल वे ही चीज़ें आएंगी, उनको ही सीखना कहेंगे जो हमारे व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन करती है, अच्छे गुणों का विकास करती है। उसके बाद में आता है पांचवी, अधिगम परिवर्तन है। अधिगम परिवर्तन है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति अपने तथा दूसरों के अनुभव से अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में, अपनी सोच में, इन सब में परिवर्तन करता रहता है। इसका मतलब यही हुआ कि अधिगम परिवर्तन होता है, यानी कि कोई व्यक्ति है वो दूसरे के विचारों से अपने आप को परिवर्तित कर लेगा, किसी दूसरे को भावनाओं को देखते हुए वो अपने आप में परिवर्तन कर लेगा, यानी कि सकारात्मक जैसा वो सोच रहा है उसको अगर अच्छा लगा तो वो उनको ग्रहण करेगा और ग्रहण करके अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेगा। छठी विशेषता आती है कि भाई अधिगम व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्थितियों में होता है। अधिगम व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्थितियों में होता है। अधिगम व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों स्थितियों में होता है। चाहे आप अकेले रहो तो पढ़ सकते हो, पढ़ने पे अकेले घर पे पढ़ते हैं वो अकेला होता है, स्कूल में पढ़ते हैं वो सामूहिक होता है, ठीक है। उसके बाद में अगली विशेषता आती है अनाधिगम। अनाधिगम अधिगम होता है, अनाधिगम अधिगम अनादिगम से मतलब यह है कि कोई भी चीज़ नहीं सीखना भी एक तरह से अधिगम ही होता है कि भाई हमें नहीं सीखना है, गलत बात नहीं सीखनी, लेकिन ये चीज़ हमने सीखी कि भाई हमने गलत बात नहीं सीखनी है, तो वो अनादिगम अधिगम कहलाएगा। उसके बाद में अगली प्रक्रिया आती है क्या बोलते हैं विशेषता है। अगली विशेषता होती है कि अधिगम खोज होती है। अधिगम खोज करता है, ठीक है। उसके बाद में आता है कि अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। अगली विशेषता होती है अधिगम नौवीं विशेषता आती है कि अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है।
प्रक्रिया होती है। जैसे जितना सुदृढ़ अपना उद्देश्य होगा उतना ही ज़्यादा अधिगम होगा, जितना प्रबल होगा उतना ही अधिगम ज़्यादा होगा। ये इसकी बात। उसके बाद में अगली विशेषता आती है कि अधिगम बुद्धि के विकास में, अधिगम बुद्धि में विकास करता है। अगली विशेषता है अधिगम बुद्धि का विकास करता है। ठीक है। उसके बाद में आती है 11वीं, अधिगम अनुभवों का संगठन होता है। अधिगम अनुभवों का संगठन होता है। ठीक है। उसके बाद में आता है अधिगम विकास होता है, यानी कि लगातार, जैसे कि कोई व्यक्ति दैनिक क्रियाएं अनुभवों के द्वारा कुछ न कुछ करता रहता है, तो उसके फलस्वरूप उसके शारीरिक और मानसिक विकास होता रहता है। अधिगम 12वीं विशेषता आती है अधिगम विकास है, अर्थात व्यक्ति अपनी दैनिक जीवन में कुछ न कुछ करता रहता है और अपने विकास, अपने अधिगम में, यानी कि सीखता रहता है, अधिगम में सुधार करता रहता है, लगातार बढ़ता रहता है। ये अधिगम की विशेषताएं हो गई अपने 12-13। और इसके बाद में अगला बिंदु आएगा अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार ये हम कल करेंगे। जितना आज लिखाया है ये आप एक बार रिवीजन करना, फिर कॉपी में लिखना। इस तरह से अपन लगातार धीरे धीरे पूरा सिलेबस कर लेंगे। लास्ट में जब आप देखो सबसे बढ़िया कॉपी मिलेगी, जो भी चीज़ है सबसे अच्छा। ठीक है। नमस्कार।